जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आमतौर पर अपने इस चैनल पर मैं आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए किस्से कहानियां सुनाता हूं, अपराध की कथाएं कहता हूं, लेकिन इस बार मैं गुनाह की दुनिया से अलग कुछ और बात करना चाहता हूं आपसे। बात ऑपरेशन सिंदूर की। मुझे लगता है कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जो टकराव चल रहा है वो हमारे लिए, भारत के लिए एक बेहतरीन मौका है कश्मीर के उस हिस्से को वापस हासिल करने का जिसे कि गैरकानूनी तरीके से पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था और जिसे आज हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। जब इस पूरे मामले को मैंने स्टडी किया और मौजूदा घटनाक्रम जो कुछ भी चल रहा है, जब उस पर गौर किया, तो मुझे लगता है कि ऐसे 5 अहम कारण हैं जिनके आधार पर हम पाक अधिकृत कश्मीर को हासिल करने के लिए कदम उठा सकते हैं और उसमें हमें सफलता भी मिल सकती है। दर्शकों, मैं कोई युद्धवादी व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई वॉर मॉन्जर नहीं हूं, मैं एक शांतिवादी व्यक्ति हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया में अमन चैन रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई हमारी शांति प्रियता का गलत फायदा उठाए और हम पर बार बार वार करे, हमें घायल करे। हिंदी में कहावत है कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, तो ऐसे में सिधाई दिखाना ठीक नहीं, ऐसे कुत्ते को लात मारना जरूरी है और यही वक्त का तकाजा भी है। एक व्यक्ति के तौर पर अगर आप किसी घर में रह रहे हैं और आपका पड़ोसी बदमाश किस्म का आदमी है, आपको तंग कर रहा है, आपके परिवार को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, बदसलूकी कर रहा है, और जब ये रोज की बात हो जाती है तो ऐसे में आपके पास सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं। या तो आप उस घर को छोड़ दीजिए, अपना घर बदल लीजिए, या फिर उस पड़ोसी का कोई परमानेंट इलाज कर दीजिए। अब एक देश के तौर पर हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, हम कहीं जा तो सकते नहीं, तो विकल्प क्या है? परमानेंट इलाज। और परमानेंट इलाज यह है कि हम कश्मीर के उस हिस्से को वापस कर लें जो पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान जिस जमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता आया है, यानी कि हमारी ही जमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। दर्शकों, आज मैं कश्मीर पर बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कश्मीर से मेरा लगाव रहा है और इसके पीछे कुछ आधार भी हैं। मैंने महाराष्ट्र के बाहर सबसे ज्यादा बतौर पत्रकार रिपोर्टिंग जम्मू और कश्मीर में की है। जम्मू कश्मीर में पिछले 15-20 सालों में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई वो मैंने कवर की, चाहे वहां पर पहली रेलगाड़ी चली हो, 2014 का विधानसभा चुनाव, 2025 का विधानसभा चुनाव, पुलवामा का हमला, अनुच्छेद 370 का हटाया जाना, और इसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी घटनाएं। और इस रिपोर्टिंग के दौरान मुझे कई सारे कश्मीरी लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके साथ उठने बैठने का मौका मिला, उन्हें समझने का मौका मिला, और कश्मीरियों के साथ साथ वहां के राजनेताओं से भी बातचीत होती थी, वहां जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे भी संपर्क हुआ और इस क्षेत्र को जानने का मौका मिला। और अपनी इसी ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर मैंने किताब भी लिखी जिसे आपका बड़ा प्यार मिला, पाठकों ने खूब सराहा, वैली ऑफ रेड स्नो, जो कि दूसरी भाषाओं में भी प्रकाशित हुई और उसे भी अंग्रेजी संस्करण की तरह आप लोगों ने प्यार दिया। दर्शकों, आमतौर पर जब कोई टीवी पत्रकार जम्मू कश्मीर जाता है और एलओसी के पास से रिपोर्टिंग करता है तो कई बार कैमरे के सामने खड़े होकर, जहां पर फेंस लगी होती है, वहां खड़े होकर वो अक्सर ऐसा कहता है कि फेंस के इस तरफ भारत है और फेंस के उस तरफ पाक अधिकृत कश्मीर है। मैंने भी शुरुआती रिपोर्टिंग के वक्त कई बार ऐसा कहा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कहता हूं। अब मैं जब भी जम्मू कश्मीर रिपोर्टिंग के लिए जाता हूं और अगर एलओसी के पास से मुझे खड़े होकर कैमरे पर कुछ बोलना होता है तो मैं बताता हूं कि फेंस के इस तरफ भारत है और फेंस के उस तरफ भी भारत है। वो भारत जिस पर पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है, और अब वो मौका आ गया है कि हम वहां से पाकिस्तान को भगाएं
और अपनी जमीन को फिर से हासिल करें। ये 5 कारण सुनिए। पीओके वापस हासिल करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा कारण यह है, पहले नंबर का कारण यह है कि उस जमीन को आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वहां पर आतंकी पैदा किए जा रहे थे। जो तमाम टेररिस्ट कैंप्स, मिलिटेंट कैंप्स वहीं पर उसी जमीन पर बनाए गए थे और इसके कई सारे सबूत हमारी एजेंसियां दुनिया के सामने रख चुकी हैं। दर्शकों, मैं उस शहर से आया हूं जिस पर कई बार पाकिस्तान की काली निगाह पड़ चुकी है। 12 मार्च 1993 का मुंबई बम कांड, इसके बाद ट्रेनों में बम धमाके हुए जो 11 जुलाई 2006 को, और फिर देश पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला 26 नवंबर 2008 का। तो ऐसे हमलों के लिए आतंकवादी कहां पैदा किए जाते हैं? इन्हीं ट्रेनिंग कैंपों में, और इनमें से ज्यादातर ट्रेनिंग कैंप्स इसी पाक अधिकृत कश्मीर में बनाए गए थे, जिनमें से ज्यादातर को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। लेकिन इसके पहले भी एयर स्ट्राइक जब हुई तब भी तो हमने नष्ट किया था। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त में भी हमने दावा किया कि नष्ट किया है। लेकिन रक्त बीज की तरह फिर से ये पैदा हो जाते हैं। तो इनके लिए स्थायी इलाज जरूरी है, और स्थायी इलाज ये है कि हम उस जमीन को पाकिस्तान से मुक्त करा लें। और ये सबसे बड़ा लेजिटिमेट कारण होगा हमारे लिए कि हम एलओसी को क्रॉस करके पाक अधिकृत कश्मीर में घुसें और उस जमीन को लिबरेट करें, अपने कब्जे में लें। आगे से उसे पाक अधिकृत कश्मीर नहीं कहा जाना चाहिए, भारतीय कश्मीर। दूसरा कारण है हमारा उस जमीन पर लीगल क्लेम। कुछ लोग कह सकते हैं कि 1972 के शिमला समझौते के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल को दोनों ही पक्षों ने माना था, और ऐसे में हम लीगली कैसे क्लेम कर सकते हैं? कुछ लोग ऐसा सवाल उठा सकते हैं। अब मैं आपको हिस्ट्री पर कोई लेक्चर नहीं देना चाहता, और ना मैं ज्यादा पीछे इतिहास में जाना चाहता हूं, लेकिन उसी शिमला समझौते के तहत एक बात यह भी तय हुई थी कि दोनों देश आपसी मसले को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए निपटाएंगे। लेकिन क्या ऐसा पाकिस्तान कर रहा है? वो इसी जमीन को प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो जब वो इस समझौते को नहीं मान रहा, तो हमारे ऊपर कौन सी ऐसी बाध्यता है? समझौते की शर्तें वो तोड़ रहा है। अगर उसने समझौते की शर्तें तोड़ दी हैं तो समझौता खारिज हो गया। और मेरा मानना है कि इसी बात को आधार बनाकर हमें घुस जाना चाहिए वहां पर। पाक अधिकृत कश्मीर में घुसने के लिए हमारे पास तीसरा मौका यह है कि इस वक्त ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमारे साथ में हैं। इस वक्त दुनिया के कुछ इक्का दुक्का देशों को छोड़ दें, जैसे टर्की या फिर चीन को, तो ज्यादातर बड़े देशों ने भारत का समर्थन किया है और पाकिस्तान में पैदा हुए आतंकियों की क्रूर हरकत का उन्होंने निषेध किया, विरोध किया, उसकी भर्त्सना की, निंदा की। और बड़ी ताकतें इस वक्त भारत के साथ खड़ी हैं। यह बात जरूर है कि कई लोग बैलेंस बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि टकराव खत्म होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सभी का समर्थन भारत के साथ ही है। और दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान किस तरह से नीचता की हद पार करते आया है, कैसे दुनिया के तमाम हिस्सों में हुए आतंकवादी हमलों के पीछे कहीं ना कहीं तार आकर जुड़ते हैं पाकिस्तान से। चाहे वो 9/11 का हमला हो, चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे वो डैनिश अखबार पर किया जाने वाला हमला हो। डेविड हेडली पाकिस्तानी मूल का अमेरिकन नागरिक, और ओसामा बिन लादेन को किसने छुपा रखा था अबोटाबाद में? पाकिस्तान ने ही। तो बात जग जाहिर है, और मौजूदा स्थिति में हमारे पास दुनिया का साथ है और इस बात का हमें फायदा उठाना चाहिए
और घुस जाना चाहिए। पाक अधिकृत कश्मीर को हासिल करने का चौथा कारण यह है कि खुद वहां के लोग, वहां के बाशिंदे, वहां जो शहर हैं, वहां जो गांव हैं, वहां रहने वालों का साथ भारत के पास है। वो दिल से भारत को चाहते हैं। पाकिस्तान जिसे आजाद कश्मीर कहता है, दरअसल उसे पाकिस्तान ने अपना गुलाम बना रखा है। वहां के लोगों की उसे कुछ नहीं पड़ी है। इसकी एक मिसाल साल 2014 में जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, प्रलयंकारी बाढ़, जिसने बीते कई सैकड़ों सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ऐसी बाढ़ में पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों की मदद के लिए बिल्कुल नहीं आया, और ना ही जिनका नुकसान हुआ था उन्हें किसी प्रकार की राहत दी गई। वहां की सड़कों की हालत खराब है, वहां गरीबी है, बेरोजगारी है, हमारे देश में भी है, लेकिन वहां तो अलग ही लेवल पे है। और वहां के लोग जब आते हैं, जब मैं गया था पुंछ में रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहां के लोगों से जब मैंने बात की तो जिनके नाते रिश्तेदार या जो क्रॉस एलओसी ट्रेड वगैरह के वक्त में जब वहां के लोग आते थे इस तरफ, तो वहां के लोग यहां के लोगों से कहते थे कि आप लोग तो जन्नत में रहते हैं, हमारे यहां तो हालत नर्क जैसी है। और पाक अधिकृत कश्मीर के लोग ये चाहते हैं, ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो भारत के साथ शामिल हो जाएं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। और ये मौका है कि हम उनकी भावनाओं को कैपिटलाइज करें और घुस जाएं। पाक अधिकृत कश्मीर को हासिल करने का पांचवा और आखिरी कारण यह है कि इस वक्त पाकिस्तान बेहद कमजोर स्थिति में है, या फिर यूं कहें कि लोहा गर्म है और भारत को हथौड़ा मार देना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में अंदरूनी हालात बेहद खराब हैं। अगर बॉर्डर्स की बात करें तो ईरान के बॉर्डर पर उनका टेंशन चल रहा है। अफगानिस्तान में तो काफी भयानक हालात हैं, जहां पर पाक सैनिकों को कुत्ते के जैसा मारा जा रहा है। बलूचिस्तान में वहां पर अनरेस्ट है। अभी कुछ महीनों पहले ही हमने देखा कि किस तरह से वहां एक ट्रेन को अगवा कर लिया गया था, ट्रेन हाईजैक कर लिया गया था, और किस तरह से वहां पर मुसाफिरों की हत्याएं की गई थी, सैनिकों की हत्याएं की गई थी। इसके अलावा वहां पर गरीबी और बेरोजगारी इस वक्त अपने चरम पर है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इस वक्त उसे कमजोर बना रही है। एक ऐसा देश है जिसने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में डाल रखा है, और जेल में उनके साथ क्या कुछ हुआ यह हमने हाल ही में खबरों में पढ़ा। यह एक ऐसा देश है जहां पर एक पूर्व प्रधानमंत्री को सरेआम गोली मार दी जाती है। बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ। यह एक ऐसा देश है जिसने अपने ही देश के एक प्रधानमंत्री को फांसी के फंदे पर लटका दिया था, जुल्फिकार अली भुट्टो। और आज पाकिस्तान अपनी सबसे कमजोर हालत में है, और यही मौका है भारत के लिए कि वो अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर ले। इस वक्त हालात बिल्कुल हमारे फेवर में हैं, और मुझे लगता है कि भारत को प्रयास करना चाहिए पाक अधिकृत कश्मीर को वापस हासिल करने के लिए। लेकिन यह बात कहने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान भी नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान का दोस्त चीन है, और हमने इतिहास में देखा है कि चीन ने किस तरह से बार बार पाकिस्तान की मदद की। तो ऐसे में चीन जरूर अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगा, इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए। दूसरी अहम बात कि ऐसे में पाकिस्तान इस्लामी कार्ड भी खेल सकता है, इस्लामी मुल्कों को अपने साथ कर सकता है, उनसे मदद की गुहार लगा सकता है। हालांकि अच्छी बात यह रही है कि अब तक ज्यादातर इस्लामी मुल्क वो भारत के पक्ष में खड़े रहे हैं, और उन सबको भी पाकिस्तान की नीचता का अंदाजा है। यहां पर दर्शकों मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि पहलगाम हमले के जरिए आतंकी अपने जिस मंसूबे को हासिल करना चाहते थे, हमें उन्हें कामयाब नहीं होने देना है। वो हिंदू और मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी करना चाहते थे, और इसके साथ साथ
कश्मीरियों को बाकी भारतीयों से जुदा करना चाहते थे। लेकिन हमें उनके इस मंसूबे को ध्वस्त करना है और बताना है कि पूरा भारत एक है, सारे भारतवासी एक साथ हैं। और अगर हम ये कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, तो हमें गर्व से यह भी कहना चाहिए कि कश्मीरी भी हमारे हैं। और तमाम कश्मीरियों ने उस हमले के बाद जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी, वो काबिले तारीफ है। जय हिंद।